हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीपीसीआर का पार्ट 6, जिसमें हम जीपीसीआर से रिलेटेड डिसीज के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे कॉलरा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो ये क्या आपको शो कर रखा है, यहाँ पर इंटेस्टाइन शो कर रखा है। ठीक है, ये जीआईटी शो कर रखा है। यहाँ पर देखिए, जो कॉलरा की जो डिसीज होती है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलराय। उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? विब्रियो कोलराय। ठीक है, तो क्या होता है कि कॉलरा के केस में विब्रियो कोलराय इंटेस्टाइन ल्यूमन में आता है। इंटेस्टाइन ल्यूमन में सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो जिसे हम इंटेरोसाइट्स बोलते हैं, उन पर अटैक करता है। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम एक सेल ऑफ एक इंटेरोसाइट्स को डिटेल में देख रहे हैं, तो ये पूरा उसका डिटेल दिखा रखा है। अगर हम सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, जो इंटेस्टाइन की सेल होती है, जो ये इंटेरोसाइट है, इसके ऊपर सिएलिक एसिड की लेयर होती है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसे हम बोल रहे हैं मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सिएलिक एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ आए। ये क्या है? होस्ट सेल। अब थोड़ा सा हम विब्रियो कोलराय के बारे में पढ़ते हैं। विब्रियो कोलराय अपनी एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, टॉक्सिन कोलरा को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीटी को रिलीज करता है ल्यूमन में, जो मिलके बना होता है 2 सब यूनिट से, A-B-5, ए और बी की 5 सब यूनिट। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये ए की 1 यूनिट है और 5 बी की 5 सब यूनिट है। ठीक है, तो ए में क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिएगा। जो ए सब यूनिट है वो क्या है? आपकी एंजाइमेटिक है, लेकिन वो होस्ट सेल से कांटेक्ट नहीं बना सकती। नॉट कांटेक्ट टू द होस्ट सेल। एक मिनट, वो क्या है? होस्ट सेल से कांटेक्ट नहीं बना सकती है। ठीक है, लेकिन जो बी है वो नॉन एंजाइमेटिक है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी यह है कि वो होस्ट सेल से कांटेक्ट बना सकती है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से। विब्रियो कोलराय ने एंटर किया, ठीक है, जीआईटी में। उसने अपना टॉक्सिन को रिलीज किया। टॉक्सिन के साथ साथ वो एक चीज और रिलीज करती है विब्रियो कोलराय, वो है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज एंजाइम को भी रिलीज करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या करता है? सिएलिक एसिड पर अटैक करता है, और सिएलिक एसिड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है उसे रिमूव करेगा। विब्रियो कोलराय ने 2 चीज आपके ल्यूमन में रिलीज की। एक है टॉक्सिन कोलरा, जिसे आप सीटी बोल रहे हैं, दूसरा है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज सिएलिक एसिड को रिमूव करेगा। सिएलिक एसिड होस्ट सेल के आउटर साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगी, जीआईटी की सरफेस पर, ठीक है, गट के सरफेस पर। तो न्यूरामिनिडेज इस सिएलिक एसिड पर अटैक करेगा। जैसे ही न्यूरामिनिडेज इस सिएलिक एसिड पर अटैक करेगा, ये सिएलिक एसिड रिमूव हो जाएगी, और इस सिएलिक एसिड के नीचे आपको दिख रहा है ये क्या है? गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही सिएलिक एसिड रिमूव होगी, गैंग्लियोसाइट्स दिखने लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब ये सिएलिक एसिड हटने लगेगा तो गैंग्लियोसाइट दिखने लगेगा, गैंग्लियोसाइट दिखेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात, अब सीटी का रोल आएगा, टॉक्सिन कोलरा का रोल आएगा। अब क्या होता है कि जो ये बी सब यूनिट है, ये कांटेक्ट बनाएगी किससे? गैंग्लियोसाइट से। कौन सा गैंग्लियोसाइट है? GM1 गैंग्लियोसाइट से ये बी सब यूनिट कांटेक्ट बनाएगी। देखो, कांटेक्ट बनाने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर बी सब यूनिट के लिए रिसेप्टर कौन सा है? GM1 गैंग्लियोसाइट एज अ रिसेप्टर यहाँ पर काम करेगा। जैसे ही कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा, ए और इस बी सब यूनिट का, इसका पूरे का कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा, वैसे ही ये पूरी सब यूनिट जो ये सीटी है, ये पूरी अंदर चली जाएगी, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, और एंडोसाइटोसिस की वजह से ये कहाँ आ जाएगा? ER में। ये AB5 कहाँ आ जाएगा? ER में। आपको कुछ पुराने जर्नल्स में देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ A सब यूनिट आती है, नहीं, लेकिन अब जो रिसेंट के जर्नल्स हैं, आप उसमें उन पब्लिकेशंस में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि A और B दोनों सब यूनिट अंदर आती हैं ER में। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है। जैसे ही A और B सब यूनिट अंदर आई, B5 है और एक A है। जैसे ही AB5 अंदर आया, फिर क्या होता है कि ये डिसोसिएट, ER में क्या होता है? A और B सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती हैं, आपस में अलग हो जाती हैं। उसके बाद जो A सब यूनिट होती है वो फिर अगेन
दो पार्ट में टूट जाती है, दो सब यूनिट में, A1 और A2। जो ये A1 है इसमें ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की प्रॉपर्टी होती है A1 के पास। अब तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है हमारा ER में A1 और A2 आ गए, तो A1 जो है साइटोसोल में जाएगा। अब ये साइटोसोल में A1 आ गया है आपका। A1 जैसे ही साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल में NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं, तो A1 क्या करेगा? NAD से एडिनाइन और राइबोस लेगा। NAD से क्या लेगा? एडिनाइन और राइबोस, और G सब जो आपका G प्रोटीन है उसके आर्जिनिन रेसिड्यू पर ADP राइबोसाइल करा देगा, ADP राइबोसाइलेशन करा देगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, दोबारा मैंने क्या कहा। A1 सब यूनिट आपकी साइटोसोल में आ गई। जैसे ही A1 सब यूनिट साइटोसोल में आएगी, वो NAD जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट है उनसे एडिनिन और राइबोस लेगा A1, ठीक है, और उसको जो G प्रोटीन है ये आपकी, इसके आर्जिनिन रेसिड्यू पर क्या करा देगा? ADP राइबोसाइलेशन करा देगा। क्या करा देगा? मैं लिख देती हूं, ADP राइबोसाइलेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही G प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर ADP राइबोसाइलेशन हुआ, उसके होने से क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। GDP क्या होता है? GTP में एक्सचेंज हो जाता है, एज वेल एज जो GTPase एक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। समझ आई मेरी बात? क्या हुआ? ADP राइबोसाइलेशन से क्या हुआ? आर्जिनिन रेसिड्यू पर GTP में एक्सचेंज हो गया और GTPase एक्शन लॉस्ट हो गया। अब देखिए, ये रिसेप्टर है, यहाँ पर कोई भी लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है, पर क्योंकि विब्रियो कोलराई की A1 सब यूनिट ने क्या किया? ADP राइबोसाइलेशन किया G प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर, जिसकी वजह से क्या हुआ? GTP आ गया, GDP निकल गया, GTP और GTPase एक्शन लॉस्ट हो चुका है। तो अब GTP क्या करेगा? G अल्फा को अलग कर देगा, बीटा गामा के लिए एफिनिटी कम हो गई। G अल्फा इंटरेक्ट किससे करेगा? एडिनाइल साइक्लेस से। अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा? जितना भी ATP होगा साइटोसोल में उसे CMP में कन्वर्ट करेगा। CMP क्या करेगा? PKA को एक्टिवेट करेगा। PKA क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज A। PKA की कैटालिटिक सब यूनिट क्या करेगी? सेरीन थ्रोनिन काइनेज है। ये क्या करेगा? देखिए, ये क्या है? ये CFTR है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर है। ये CFTR के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ब्लैक जो मैं बना रही हूँ डार्क में, ये देखिए, ये क्या है? CFTR के रिसेप्टर्स हैं। PKA क्योंकि काइनेज है, इन्हें फॉस्फोराइलेट कर देगा। PKA जैसे ही इन्हें फॉस्फोराइलेट करेगा, ये CFTR ओपन हो जाएंगे। CFTR जैसे ही ओपन होंगे, अंदर साइटोसोल में क्लोराइड आइंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड आइंस बाहर जाने लगेंगे, क्लोराइड आइंस बाहर जाने लगेंगे। आप देख रहे हैं क्लोराइड आइंस बाहर निकल रहे हैं, ये क्लोराइड आइंस बाहर निकलने लगेंगे। जैसे ही क्लोराइड आइंस बाहर जाएंगे, सोडियम आइंस पीछे से बेसल सरफेस से आएंगे, क्योंकि ओस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है भाई, क्लोराइड आयन नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड आ रहे हैं, तो वाटर भी साथ के साथ साइटोसोल में से भाग के आएगा। वाटर आएगा तो क्या होगा? आपकी ओस्मोलैरिटी क्या होगी? अंदर कम हो जाएगी और बाहर ओस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह होगी और इस तरीके से आपको कॉलरा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से होता है। एक बार मैं और समराइज करती हूँ, दोबारा सुनिएगा। विब्रियो कोलराई आपके GIT के ल्यूमन में आ गया। देखिए ल्यूमन ये एरिया होता है, ल्यूमन जो सेल्स, यहाँ पर भी सेल्स होंगे, तो ये जो बीच का एरिया है इसे ल्यूमन बोलते हैं हम। तो विब्रियो कोलराई आपके ल्यूमन में आया, ठीक है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में। अब विब्रियो कोलराई के पहले पढ़ते हैं हम। विब्रियो कोलराई में जो वो अपनी दो चीज को रिलीज करता है विब्रियो कोलराई, एक है आपका न्यूरामिनिडेज, ठीक है, और दूसरा है टॉक्सिन कोलरा, CT जिसे आप बोल रहे हैं। CT दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, A और B से। B की 5 सब यूनिट है और A की 1 सब यूनिट है। A में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाता होस्ट सेल से। B में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन एंजाइमेटिक है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी क्या है? वो होस्ट सेल से कांटेक्ट कर लेता है। अब ध्यान से सुनिएगा, होस्ट सेल की सरफेस पर, जो गट की सरफेस है, उस पर क्या प्रेजेंट है? सिएलिक एसिड प्रेजेंट है।
सिएलिक एसिड बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूरामिनिडेज सिएलिक एसिड पर अटैक करेगा और रिमूव करेगा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट के नीचे कौन प्रेजेंट है, आपके गैंग्लियोसाइट्स। क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियोसाइट। अब गैंग्लियोसाइट सरफेस पर शो होने लगेंगे क्योंकि सिएलिक एसिड रिमूव हो गया है। तो बी जो सब यूनिट है, ये जो आपकी बी सब यूनिट है, ये क्या करेगी, कांटेक्ट बनाएगी गैंग्लियोसाइट से, GM1 गैंग्लियोसाइट से कांटेक्ट बनाती है। जैसे ही इस बी सब यूनिट कांटेक्ट बनाएगी, वैसे ही ये पूरी AB5 सब यूनिट जो हैं ये अंदर चली जाएंगी, कहां पर, ER में, एंडोसाइटोसिस होगी और ये कहां आ गई, ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। AB5 सब यूनिट अंदर ER में आ गई है। अब क्या होगा, जैसे ही ER में अंदर जाएगी, A और B जो है डिसोसिएट हो जाएगी आपस में, ठीक है। अब A सब यूनिट अगेन डिसोसिएट होगी A1 और A2 में। A1 क्या है, एंजाइमेटिक है, उसमें प्रॉपर्टी है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। A1 में क्या प्रॉपर्टी है, ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। तो A1 क्या करेगा, जो आपके साइटोसोल में NAD प्रेजेंट है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट है, उनसे एडिनिन और राइबोस लेगा, उनसे एडिनिन और राइबोसिल लेगा और क्या करेगा, जी प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर, याद रखिए किस रेसिड्यू पर, आर्जिनिन रेसिड्यू पर ट्रांसफर कर देगा एडिनिन और राइबोस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ADP राइबोसाइलेशन हो जाएगा। अब क्योंकि एडिनिन और राइबोस ट्रांसफर हो गए हैं, तो दो चीजें देखने के लिए आपको मिलेंगी। पहली चीज है GDP GTP में एक्सचेंज हो जाएगा, जबकि कोई लाइगेंड नहीं है तब भी GDP GTP में एक्सचेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि विब्रियो कोलराई की वजह से। दूसरा आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, जो GTPase एक्शन जो प्रेजेंट होता है G अल्फा में, वो GTPase एक्शन लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब GDP GTP में एक्सचेंज हो गया तो G अल्फा की एफिनिटी कम हो जाएगी बीटा गामा के लिए, और वो जाके किससे इंटरेक्ट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज से। एडिनाइल साइक्लेज से जैसे इंटरेक्ट करेगा CMP आएगा, CMP क्या एक्टिवेट करेगा, PKA को। PKA क्या है, काइनेज है, सेरीन थ्रोनिन। उसकी कैटालिटिक सब यूनिट क्या करेगी, जो एपिकल साइट पर ये सरफेस ये एरिया कौन सा है, एपिकल, ये एरिया किस साइट का है, बेसल, ठीक है। तो एपिकल साइट पर जितने भी CFTR रिसेप्टर होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जितने भी होते हैं, उनको फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही PKA ने फॉस्फोराइलेट किया, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये ओपन हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, ये ओपन हो गए। अब जैसे ही ये ओपन हुए, साइटोसोल में क्लोराइड आयंस भरे हुए थे, क्लोराइड आयंस बाहर भागने लगेंगे। जैसे ही क्लोराइड आयंस बाहर भागेंगे, बेसल सरफेस से क्या आएगा, सोडियम आयंस, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। और क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयन है, तो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए H2O बाहर भागेगा। भाई आयंस है, आयंस के पीछे पीछे कौन आता है, पानी, वाटर आएगा। और सोडियम और क्लोराइड के पीछे कौन आएगा, वाटर, H2O, ठीक है। अब इसकी वजह से ओस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, अंदर ओस्मोलैरिटी कम रह जाएगी और बाहर ओस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होती है, आपको वोमिटिंग वगैरह होती है। आई होप आपको कॉलरा का पूरा समझ आया होगा, किस तरीके से कॉलरा रोल प्ले करता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि किस तरीके से क्या होता है। देखिए मैंने इन द एंड लिखा भी है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर ड्यू टू अ रैपिड इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयंस इफ्लक्स होते हैं, मीन्स बाहर निकलते हैं, बाय CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। और क्या करता है, डिक्रीज्ड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जिसकी वजह से सोडियम आयंस क्या है, डिक्रीज हो गए, लीडिंग टू मैसिव वाटर इफ्लक्स थ्रू द इंटेस्टिनल सेल्स, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर भागने लगता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, आप एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है CT। CT इज व्हाट, कॉलरा टॉक्सिन। टारगेट किसको टारगेट करता है, G अल्फा स्टिमुलेटरी, G अल्फा S लिखिए, G अल्फा S स्टिमुलेटरी प्रोटीन थ्रू ADP राइबोसाइलेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ GTPase एक्टिविटी। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कॉलरा टॉक्सिन के बारे में लिखा हुआ है। क्या करता है, G अल्फा, क्या होता है, G अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन क्या करती है, ADP राइबोसाइलेशन कर लेगी, जिसकी वजह से GTPase एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। सेकंड किसका केस दिया हुआ है, पर्ट्यूसिस का। कॉलरा का हमने डिस्कस डिटेल में कर लिया है, वैसे ही सेम पर्ट्यूसिस और डिप्थेरिया है। पर्ट्यूसिस किसकी वजह से होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, और जबकि कॉलरा कहाँ एंटर कर रहा था, GIT में, ठीक है। ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं PT। कॉलरा वाले को बोलते थे CT, इसको बोलते हैं PT, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन।
टारगेट द, देखिए आप ये किसे टारगेट करेगा, जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन को, ठीक है। लाइक कॉलरा द एडीपी राइबोसाइलेशन होगा किस रेसिड्यू पर, सिस्टीन, जबकि कॉलरा में कहा किस रेसिड्यू पे हो रहा था, आर्जिनिन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। सिस्टीन अमाइनो एसिड पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा जी प्रोटीन। लॉक मीन्स जीटीपी में एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, जी अल्फा इनहिबिटरी, जीटीपी में एक्सचेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। और डिप्थेरिया में क्या होता है हमारा, एडीपी राइबोसाइलेशन कहां आकर करता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 पर, और किस अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर, हिस्टिडीन पर। आपको मेन यहाँ क्या याद रखना है कि किस अमाइनो एसिड, एक तो अमाइनो एसिड याद रखिएगा, कौन सा किस अमाइनो एसिड पर एक्ट करता है और क्या एक्ट करता है। जैसे कि कॉलरा टॉक्सिन में जी अल्फा स्टिमुलेटरी था, जबकि पर्ट्यूसिस में क्या है, जी अल्फा इनहिबिटरी, ठीक है। एडीपी राइबोसाइलेशन होता है, लाइक कॉलरा में क्या हो रहा था कि जीटीपी में एक्सचेंज हो गया था, जबकि पर्ट्यूसिस में क्या है, जीटीपी में एक्सचेंज नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये डीबीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्थेरिया टॉक्सिन ब्लॉक्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय, देखिए किसका केस आ गया, डिप्थेरिया का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने डिप्थेरिया का यहाँ केस डिस्कस किया है। इन डिप्थेरिया एडीबी राइबोसाइलेशन होता है, किस पर होता है, EF2 इलोंगेशन फैक्टर पर एट हिस्टिडीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो यहाँ देखिए एडीबी राइबोसाइलेशन ऑफ EF2, फॉस्फोराइलेटिंग EF1, इनहिबिटिंग पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, और एडीबी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर G। तो अभी हमने देखा किस पर, एडीबी राइबोसाइलेशन तो होता है, लेकिन किस पर, इलोंगेशन फैक्टर 2 पर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये गेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है। देखिए असर्शन क्या है, डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ AB टाइप टॉक्सिन। बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी देखा, हमने कॉलरा की बात की, वो किसका था, AB5 फैमिली का था। इन द सेम वे पर्ट्यूसिस एंड डिप्थेरिया AB टाइप टॉक्सिन के ही फैमिली है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा है, द A component ऑफ द टॉक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल while the B component inhibit प्रोटीन सिंथेसिस एंड किल द होस्ट सेल। क्या ऐसा होता है कि A component जो है, जो A component है टॉक्सिन का, वो होस्ट सेल रिलीज करता है? बिल्कुल नहीं, ये रीजन फॉल्स है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू कहे गए हैं, जबकि ये गलत है। असर्शन एंड रीजन अगेन ट्रू कहे गए हैं, ये भी गलत है। असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स किए गए हैं, ये भी गलत है, क्योंकि असर्शन हमारा ट्रू है, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि रीजन, क्योंकि ए कॉम्पोनेंट कहां से रिलीज होता है, टॉक्सिन से ही रिलीज होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉलरा टॉक्सिन का पूरा केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज्ञान वर्षा का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से पूछ सकते हैं। ये मटेरियल आपको ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, वहां सर्च कीजिएगा ज्ञान वर्षा, आपको मिल जाएगा और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।